गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर में प्राचीन भारत का इतिहास है जिसमें स्रोतों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें पुरातात्विक स्रोत, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि पुरातात्विक स्रोत काफी विश्वसनीय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। अगर आप इनमें कुछ बदलाव करना चाहते हो तो वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ये एक समसामयिक भी होते हैं। जो घटना जिस समय घटित हुई उसी के जस्ट रिसेंट आसपास के वो पुरातात्विक स्रोत हमें दिखाई पड़ते हैं, जिसके अंदर हमने कल अभिलेखों के बारे में देखा था। ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेख मैंने बताया था बोगसगोई 1400 ईसा पूर्व का मिला है मध्य एशिया से। ठीक है, फिर हम पढ़ रहे थे उसके अंदर सिक्कों से इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि वैदिक साहित्य में भी सिक्कों का उल्लेख है, लेकिन हमें उत्खनन में वो सिक्के नहीं मिले हैं। शतमान था, निष्क था, हिरण्यपिंड था, ये सिक्के हमें नाम तो सुनाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में हमें ये सिक्के नहीं मिले। उसके बाद भारत में अगर कोई सिक्का मिला है तो वह है 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का। चांदी तांबे के वो बने होते थे। ठीक है, अब बने कैसे होते थे? उनको ठप्पा मार के बनाया जाता था, इसलिए वो सिक्के क्या कहलाए? आहत सिक्के। क्या कहलाए? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। पंच कहते हैं यूं बना के पंच, या किसी को मुक्का मारो या हथौड़े से मारो को निशान, तो वो क्या हो गए? आहत यानी घायल। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। ठीक है, अब उन सिक्कों के ऊपर कोई किसी प्रकार का लेख हमें दिखाई नहीं देता है। क्या दिखाई देते हैं? केवल चिन्ह, जैसे मछली का है, पीपल का है, सांड का है, बैल का है, हाथी का है, ये चिन्ह हमें उसके ऊपर दिखाई देते हैं। भारत में अगर लेख वाले सिक्के जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है तो वो है इंडो ग्रीक शासक, हिंद यवन शासक, यूनानी शासक। ठीक है, उन्होंने भारत में अपने अपने राज्यों में सिक्के जारी किए थे। और मैंने बताया था सिक्कों का महत्व क्या है। सिक्कों का महत्व मैंने कल बताया था कि राज्य की सीमा निर्धारण में, जहां जहां जिस जिस राज्य का सिक्का मिलेगा मतलब वहां पे उसकी सीमा कभी न कभी रही होगी। व्यापार की स्थिति का पता लगाने में, आर्थिक स्थिति का पता लगाने में, और धर्म विशेष की रुचि में पता लगाने में ये सिक्के काम आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि जो हिंद यूनानी शासक है उन्होंने जो सोने का सिक्का जारी किया था वो क्या कहलाता था? स्टेटर। क्या कहलाता था? स्टेटर। और जो चांदी का सिक्का जारी किया था वो क्या कहलाता था? द्रम। ठीक है, स्टेटर और द्रम। इसके बाद हम आते हैं भारत में जो कुषाण आए, कुषाणों ने पहली बार शिव नंदी प्रकार के सिक्के चलाए, जिसके ऊपर शिव की और नंदी की मूर्ति या फोटो होती थी। और इन्होंने, कुषाणों ने क्या किया था? सिक्कों के ऊपर देवताओं के नाम भी लिखना शुरू कर दिया, जैसे आइसो मतलब शिव, वुडो यानी बुद्ध। और ये कनिष्क तो पहला शासक था जिसके सिक्कों पर बुद्ध का नाम और चिन्ह दोनों दिखाई देते हैं। और बड़ी मात्रा में इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, एक विम कडफिसेस है, एक कुजल कडफिसेस है, एक ओइमोटाक्टू है और एक कनिष्क है। ठीक है, तो विम कडफिसेस इसने तो भारतीय देवताओं के नाम और ये लिखे नहीं, बाकी के जो शेष कुषाण जितने भी शासक है उन्होंने भारतीय देवताओं के नाम और चित्र उकेरे हैं अपने सिक्कों पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं गुप्त काल। गुप्त काल में मैंने बताया था इसने चंद्रगुप्त फर्स्ट 319 से 335, इसका एक सिक्का मिला है, राजा रानी प्रकार का सिक्का। राजा रानी प्रकार का सिक्का, जिसमें क्या है, सिक्के के एक तरफ तो एक राजा खड़ा है और सामने रानी है, उसको वो अंगूठी टाइप कोई चीज दे रहा है। ठीक है, और सिक्के के दूसरे पक्ष के ऊपर एक लेडी है, एक देवी है जो सिंह के ऊपर बैठी है और नीचे उसका गोत्र लिखा हुआ है लिच्छवाय। तो वो क्या कहलाता है? राजा रानी प्रकार का सिक्का। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम समुद्रगुप्त, इंडियन नेपोलियन। ठीक है, समुद्रगुप्त ने कई प्रकार के सिक्के चलाए, जैसे अश्वमेघ प्रकार के,
और गरुड़, मतलब जितने उसके सिक्कों पे चिन्ह मिले वो उसी प्रकार के सिक्के हो गए। ठीक है, गरुड़ प्रकार के, अश्वमेघ प्रकार के। समुद्रगुप्त को सिक्कों के ऊपर 100 युद्धों का विजेता कहा है। कितने? 100 युद्धों का विजेता कहा है। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में मैंने कल प्रयाग प्रशस्ति के बारे में भी बताया था, तब बताया था कि अगर ये प्रशस्ति हमें नहीं मिलती तो ये भारत का एक महान सम्राट अंधेरे में ही रहता, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति के कारण ये उजाले में आ गया। इसी प्रकार ये युद्धों में जितना प्रकांड था उतना ही कला के क्षेत्र में भी आगे था। इसका एक सिक्का मिला वीणा प्रकार का, जिसमें इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और ऐसा कहते हैं कि समुद्रगुप्त वीणा बजाने में नारद और तंबूर से भी काफी ज्यादा माहिर थे। ठीक है, ये समुद्रगुप्त हो गया। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, विक्रमादित्य भी कहते हैं इसको। इसने जो शक्कों की विजय की थी और शक्कों को सौराष्ट्र जो गुजरात वाला बेल्ट है वहां पे इसने जो पराजित किया था, और जो उनके चांदी के जितने भी सिक्के थे उन सिक्कों को ढलवा के और या फिर उनके ऊपर ही अपना नाम लिखवा के चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो एक बार आईएएस में पूछा गया था, चंद्रगुप्त सेकंड ने सिक्कों के प्रचलन में किन का अनुकरण किया था, मतलब किन को फॉलो किया था? किन को फॉलो किया था? शक्कों को फॉलो किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड ने। ठीक है, शक विजय, सक्कारी, उन सिक्कों के ऊपर क्या लिखा हुआ है? सक्कारी। सक्कारी का मतलब होता है शक्कों का शिकार करने वाला। ठीक है, उसके बाद इनका लड़का आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, ठीक है। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्के चलाए तो किसने चलाए हैं? कुमारगुप्त ने। ठीक है, अगर भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कहीं से मिले हैं तो वह जगह है भरतपुर में बयाना। कहां पर? बयाना। और बयाना में अगर सोने के सबसे ज्यादा सिक्के मिले हैं तो किसके मिले हैं? कुमारगुप्त के। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, क्या नाम इसका, ये गुप्त काल में जो सोने का सिक्का चलता था उसे कहते थे क्या? दिनार। क्या कहते थे? दिनार। ठीक है, उसके बाद ये गुर्जर प्रतिहार शासक है मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदि वर्रा या वर्रा प्रकार का सिक्का चलाया था। वर्रा किसका अवतार था? विष्णु का। किसका अवतार? विष्णु का। इसलिए गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने किसका सिक्का चलाया था? आदि वर्रा या वर्रा प्रकार का सिक्का चलाया था। और आपको पता है राजपूत काल 800 से 1200 ईस्वी, राजपूत काल में भारत में जो सिक्का प्रचलित था उसे कहते थे गेंधैया प्रकार का सिक्का। गेंधैया प्रकार का सिक्का ये राजपूत काल में बड़ी मात्रा में प्रचलित था। तो इस प्रकार से हमें सिक्कों से जानकारी प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट है मोहरे। मोहर। अब देखो मोहर से भी क्या जानकारी मिलती है? मोहर से मुख्य रूप से जानकारी मिलती है व्यापार और वाणिज्य की। व्यापार और वाणिज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, देखो मोहर का क्या मतलब होता है? जैसे हम सील लगाते हैं, ठप्पा लगाते हैं, डिस्ट्रेड करते हैं, जो भी, वो होती है मोहर। ठीक है, तो व्यापार वाणिज्य की जानकारी मिलती है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु सरस्वती सभ्यता थी उसमें बड़ी मात्रा में मोहरें प्राप्त हुई है। और हम देखेंगे उसमें कि फारस की गोल मोहर प्राप्त हुई है, लोथल से मिली है। और हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया से भी यहाँ की मोहरें प्राप्त हुई है। मोहर किस काम में आती है? मालिकाना हक सिद्ध करने के लिए। जो भी कोई आइटम जाता था, थिंग्स वगैरह, उसके ऊपर जो मोहर लगी होती थी तो उससे स्पष्ट होता था कि ये जिसकी मोहर है उसकी ये चीज है। ठीक है, जो भी वाणिज्यिक वस्तुएं जाती थी उसके बारे में पता लगता था। इनके ऊपर भी कई प्रकार के जैसे लेख या चिन्ह दिखाई देते हैं। एक है स्मारक। स्मारक में क्या है? पुराने भवन,
मंदिर, किले ये आते हैं, ये हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। तो अभी हम इसको शॉर्ट में देखते हैं, बाद में देखेंगे कि जो भारत में 3 प्रकार की स्मारक या स्थापत्य शैलियां प्रचलित थी। नागर शैली, नागर शैली उत्तरी भारत में, आर्यावर्त में। दक्षिणी भारत में प्रचलित थी द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली, ठीक है। अब इन दोनों के मिलन से जो शैली चली वो कहलाती है बेसर शैली। ये 3 प्रकार की स्थापत्य कला की शैलियां प्रचलित थी, ये उत्तरी भारत में, ये दक्षिणी भारत में, ठीक है। और ये जो विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ है नर्मदा के दक्षिण में, उस एरिया में जो प्रचलित थी वो क्या कहलाती है, बेसर शैली, ठीक है। ये इससे भी हमें स्थापत्य कला और इतिहास की कई जानकारियां प्राप्त होती है। फिर एक मूर्तिकला। अब मूर्तिकला से क्या होता है कि कई प्रकार की मूर्तियां जिनके ऊपर लेख वगैरह दिखाई देते हैं, लेकिन भारत में मूर्तिकला एक तो हमें दिखाई पड़ती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, लेकिन वो स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हुई है। अगर स्पष्ट रूप से भारतीय इतिहास में मूर्तिकला का कोई निर्माण युग था तो वह था कुषाण काल। कौन था? कुषाण काल। और कुषाणों के समय एक तो गांधार शैली, गांधार शैली और एक मथुरा शैली, ठीक है। गांधार शैली पे विदेशी प्रभुत्व दिखाई देता है, जबकि मथुरा शैली पे स्वदेशी प्रभाव दिखाई देता है। इसके अंदर जो भगवान बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां बनी हैं वो यूनानी देवताओं की तरह बनी है, जबकि इसमें अपनी देसी तरीके से मूर्तियां बनाई जाती थी। एक चित्रकला। चित्रकला हमें लोक जीवन के बारे में जानकारी देती है, धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। जैसे अजंता एलोरा, अजंता एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं। अब देखो क्या होता है, अजंता एलोरा की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र सबसे ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। अर्थात जिसने भी इसका, जो भी इसका रचनाकार था, जिसने भी इसको बनवाई, उसकी रुचि किसकी तरफ थी? बौद्ध धर्म की प्रति। और जो बाघ की गुफाएं हैं, डेंजरफील्ड ने इसको खोजा था बाघ की गुफाओं को, ठीक है। तो जो बाघ की गुफाएं हैं वह किसी धर्म विशेष से न होकर के लोक जीवन से संबंधित है, जिसके अंदर साधारण उत्सव है, ढोल नगारे बजाते हुए चित्र हैं, नृत्य करते हुए चित्र हैं। तो ये आम जन में जो जीवन में, जो दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती थी उसका चित्रण तो किया गया है बाघ की गुफाओं में। और जो धर्म विशेष से या राजकाज से संबंधित जो चित्र हैं वो किस में आए हैं? वो आए हैं अजंता एलोरा के चित्रों में, ठीक है। ये हो गया पुरातात्विक। अब हम कल पढ़ेंगे इसमें साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत।